हेलो डियर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे हम कहे तो हमारा कंप्लीट भी हो चुका था वाला सेक्शन, जो कि था पहला खंड का। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से पहले हमारा प्राचीन विश्व हमने कवर किया, जो भी उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक पहलू थे वो सब हमने वन बाय वन करके कवर किया था। उसी में आप देखेंगे हमने ये भी देखा था कि किस तरह से जो हमारा विश्व था प्राचीन, वो प्रस्तर काल के युग से लेकर के जो भी साम्राज्य का उद्भव हुआ, उसके पश्चात आप देखेंगे जो भी उसका पतन होता है हम लास्ट तक देखते जाते हैं। जो हमारा फिर बीच में आता है मध्यकालीन यूरोप। यूरोप को हमने क्यों वहां पर देखा, क्योंकि हम अगर कहें पूरे विश्व को देखना तो एक तरह से थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जा रहा था। इस कारण से हमने यूरोप को सेंटर मानते हुए मध्यकालीन यूरोप की चर्चा की थी। उसी में हमने ये भी देखा था कि जो सामंतवाद का उद्भव होता है वो मध्यकालीन यूरोप में होता है। उसी के साथ ही हमने उसके जो भी आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलू थे, जो भी उसमें युद्ध हुए थे, वो सब हमने कवर किए हुए हैं। उसके बाद हमारा आता है तीसरा, आधुनिक विश्व। आधुनिक विश्व के जो चार हमारे मेन पॉइंट थे वो था हमारा पहला व्यवसायिक क्रांति, फिर था मध्य वर्ग का उद्भव, फिर बाद हमारा वहां पर था पूंजीवाद का उद्भव और उसके बाद हमारा राष्ट्रीय राज्य का उद्भव। इस तरह से हमने उसको भी वन बाय वन करके कवर किया हुआ है। अब लास्ट में आज हम जो देखने वाले हैं वो हमारा खंड खा, जो कि शुरू करते हैं वहां से, प्रबोधन। ये हमारा खंड खा। अब इसमें जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा प्रबोधन। अब यहाँ हम अगर प्रबोधन के सबसे पहले शाब्दिक अर्थ की बात करें तो आप देखेंगे जो ये प्रबोधन है, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ में लेते हुए कहें कि एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात प्रकाश का युग आना। अब यहाँ पे ये जो अंधकार आ रहा है और प्रकाश आ रहा है, लंबे काल के अंधकार के पश्चात प्रकाश का युग। अब यहाँ जो ये हमारा अंधकार है और जो यहाँ पर प्रकाश है, अंधकार ये आप देखेंगे जो ये है असहिष्णुता, अज्ञानता, कृषि के प्रति दास्ता इत्यादि जो भी था हमारा, यही है अंधकार का युग। और जो हमारा प्रकाश है वो है ज्ञान। तो इस तरह से ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब यहाँ पर हम देखें जो ये प्रबोधन को माना जा रहा है, इसमें कहा गया है कि जो भी 18वीं सदी के पहले का जो भी समय था वो टोटली यहाँ पर अंधकार का युग माना गया है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर अब जो 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच में आप देखेंगे जो भी यूरोप में परिवर्तन हो रहे थे, तो उसमें हमारा यूरोप जो है कई प्रक्रियाओं से गुजर रहा था। तो उसी के तहत आप देखेंगे जो यहाँ पर आता भी है लास्ट में प्रबोधन। तो उसके बीच में हमारे जो दो पहलू होते हैं, जब 14वीं सदी से 18वीं सदी तक यूरोप जो है परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा था, तो उसमें आप देखेंगे पहला है, एक तरफ तो हो जाता है हमारा निरंकुश राजतंत्र, और दूसरा है हमारा महत्वाकांक्षी मध्य वर्ग। जस्ट वेट। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो ये निरंकुश राजतंत्र है, ये कैसे निरंकुश हो गया, इसके लिए आप देखेंगे जब राजा ने अपनी शक्ति स्थापित की थी, उसमें आप देखेंगे जो उन्होंने सामंतों का पतन भी किया, या हम कहें सामंतवाद का पतन, व्यापार को बढ़ावा दिया। उसके बाद आप देखेंगे सेना और नौकरशाही खड़ी कर दी और उसके पश्चात यहाँ पर राष्ट्रीय सीमा भी की थी। तो इस तरह से आप देखेंगे आप, क्योंकि राजा की जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए वो अब निरंकुश बन बैठा है। और क्योंकि राजा के साथ साथ ही जो ये मध्य वर्ग है ये भी काफी मजबूत होता जा रहा है, तो ये भी काफी यहाँ पर महत्वाकांक्षी हो गया है। अब जब यहाँ पर राजा निरंकुशता अपनी साबित करना चाहता है तो मध्य वर्ग भी उसे वहीं पर दबाव डालता है कि आपको हम पूरी शक्ति जो है वो अकेले नहीं हड़पने देंगे, अर्थात हमें भी आपकी शक्ति में भागीदारी चाहिए। यही आप देखेंगे जब वाणिज्यवाद का समय था तो जो ये मध्य वर्ग था और राजतंत्र, इन दोनों ने मिलकर के अलायंस बनाया हुआ था, और जो विरोध में था वो था कुलीन और
चर्च, कुलीन वर्ग और चर्च। और वहीं आप देखेंगे जब ये वाला समय अब आ गया है प्रबोधन का, तो एक बार फिर से चूंकि अब कुलीन भी यहाँ पर उनका सारे अधिकार जो भी है वो छीन चुके हैं, तो अब एक बार फिर से राजा चाहता है कि हम इनके साथ यहाँ पर संगठन बना लें ताकि मध्यवर्ग हम अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन ले सकें। तो यहाँ इस तरह से ये जो है कुलीन वर्ग, चर्च और राजतंत्र तीनों मिलकर के संगठन बनाते हैं। लेकिन आप देखेंगे इसके बावजूद भी मध्य वर्ग यहाँ पर हार नहीं मानता है और उसने इन तीनों के समक्ष मांगों की एक तालिका रखी। एक तरह से देखा जाए तो जो मांगों की तालिका ये रख रहा है मध्य वर्ग, यही हमारा प्रबोधन है। तो इन्होंने भी यही कहा मध्य वर्ग ने कि अगर आप अपने आप को बदल सकते हैं तो बदल लीजिए, क्योंकि अब हम सहन नहीं करेंगे। यही था यहाँ पर जो प्रबोधन है। अब यहाँ अगर हम प्रबोधन की पृष्ठभूमि देखें तो सबसे पहले उसमें आएगा हमारा सामाजिक पृष्ठभूमि, अर्थात हम कहते हैं इसके जो सामाजिक पहलू हैं वो कौन कौन से हैं। इस तरह से जो इसका सामाजिक आधार था प्रबोधन का, वो आप देखेंगे जब भी हमने डिस्कस किया कि मध्य वर्ग जो है इन तीनों के अगेंस्ट में एक मांगों की तालिका रखता है, जिसके द्वारा वो मतलब यही अपना व्यक्त करना चाहता है कि अगर आप अपने आप को बदल सकते हैं तो बदल लीजिए, अन्यथा अब हम सहन नहीं करेंगे। तो ये था इसकी जो मध्य वर्ग थी और इसका सामाजिक आधार। अब जो दूसरा हमारा आधार है वो है वैज्ञानिक तकनीकी आधार। प्रबोधन में अगर सबसे ज्यादा किसी पर जोर दिया गया है तो वो इसी पर दिया गया है। इसमें आप देखेंगे जो 16वीं सदी में पुनर्जागरण हुआ था, उसमें विज्ञान का विकास तो हुआ और विचारधारा भी आई थी। लेकिन देखेंगे आप ये जो विचारधारा आई है यहाँ पर ये निजी तौर पर आई थी। तो इसके पश्चात आप देखेंगे जब 17वीं सदी में वैज्ञानिक क्रांति आती है, अर्थात ये हम जो निजी विचारधारा कह रहे हैं यहाँ देखेंगे जो ये गैलीलियो थे, न्यूटन इत्यादि ने जो भी विकास किया है वो व्यक्तिगत तौर पर किया है। अब वहीं जब ये 17वीं सदी में वैज्ञानिक क्रांति आती है, इसमें वैज्ञानिक तकनीकी का विकास होता है, अर्थात हम कहें तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे और जो टेक्नीशियन थे वो अब साथ साथ बैठने लगे थे। इसी तरह से जो ये विचारधारा थी इसका प्रभाव अब मानवों पर भी पड़ने लगा और एक तरह से हम कहें तो जो प्रकृति के रहस्य का था पर्दा वो भी इस टाइम हट चुका था। अब ये रहस्य का जो प्रकृति के रहस्य का पर्दा है ये क्या है, इसमें आप देखेंगे पहले कहा जाता था कि जो ये प्रकृति है ये ईश्वर द्वारा बनाई गई है और ईश्वर के ही नियमों से संचालित होती है। तो यहाँ पे जो ये विचारक थे इन्होंने कहा कि बेशक हम मान सकते हैं ईश्वर होंगे और उन्होंने ये प्रकृति बनाई भी होगी, लेकिन ये जो प्रकृति संचालित हो रही है ये ईश्वर के नियमों से नहीं, स्वयं अपने नियमों से संचालित हो रही है। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे अब जो ये क्योंकि जो प्रबोधन है ये एक तरह से कहें तो ये मध्यवर्गीय दृष्टिकोण है। तो चूंकि अब यहाँ पर इतना कह दिया गया कि जो प्रकृति है अपने नियमों से संचालित होती है, तो मध्य वर्गों ने इसे थोप दिया सीधा जाके राजतंत्र पर कि जब यहाँ पर ईश्वर प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो आपको क्यों जरूरत है किसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू में हस्तक्षेप करने की। अर्थात आप भी इसके हस्तक्षेप से बाहर रहिए और उसको स्वतः अपने नियमों से संचालित होने दीजिए, या जो भी इसमें परिवर्तन हो रहा है वो स्वतः होने दीजिए। तो एक तरह से यहाँ पर मध्य वर्ग ने इसे ले जाके सीधा प्रकृति से जोड़ते हुए राजतंत्र को एक तरह से चैलेंजिंग टास्क दे दिया कि यहाँ पर आपको कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यही जो ओवरऑल हमने देखा ये है हमारा प्रबोधन। प्रबोधन एक तरह से हम कहें तो जो हमारी मध्यवर्गीय दृष्टिकोण है या विचारधारा है, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगर हम देखें जो हमारा मध्यवर्ग प्रबोधन है
इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ प्रबोधन है उसकी विशेषताएं। प्रबोधन की विशेषताएं, क्योंकि अभी हमने कहा कि ये वैज्ञानिक यहाँ पर पद्धति है, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो जो पहली विशेषता है इसकी, तकनीक व वैज्ञानिक पद्धति से जीवन की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त की जा सकती है। ये पूर्णता शायद इसको इंग्लिश में परफेक्शन पॉइंट कहते हैं। पूर्णता यहाँ पर प्राप्त की जा सकती है, अर्थात हम कहें जीवन की जो सिद्धि है वो वैज्ञानिक पद्धति और तकनीक से ही होती है। और जो इसकी दूसरी विशेषता है, यहाँ देखेंगे जो भी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, ये जो मूलभूत समस्याएं हैं, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक, इनका निराकरण तकनीक व वैज्ञानिक पद्धति से ही किया जा सकता है। इस तरह से आप देख रहे हैं बार बार इसी पर जोर दिया जा रहा है कि यहाँ पर तकनीक व वैज्ञानिक पद्धति है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट जो भी हमने इसके पहले डिस्कस भी किया था कि जो भी ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नियम है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रकृति के नियमों पर आधारित होना चाहिए। अर्थात यहाँ देखेंगे जो ये मध्यवर्ग ये नियम दे रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर जो फोकस कर रहा है कि यहाँ पर हस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए, अर्थात राजा को यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये हमारे इसके जो कुछ विशेषता है। अब यहाँ पर पॉइंट 4 हम लिखें तो इसका जो 4 नंबर पॉइंट है वो है इसका जो दृष्टिकोण है प्रबोधन का, वो बहुत ही आशावादी है। अर्थात इसमें जो आशा है कि एक ऐसा समय आएगा जब मानव सभ्यता अपनी पूर्णता पर पहुंच जाएगी। और जिसका लास्ट है इसमें आप देखेंगे 5 नंबर, इसमें खुशी और आनंद की बात की गई, अर्थात किसी तरह का कोई गम नहीं है। जैसे उसमें कैथोलिक चर्च में आप देखेंगे कि बहुत ही पापी प्राणी इत्यादि बताया गया था कि यहाँ पर जो कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, यहाँ पर खुशी व आनंद की बात की जाती है। तो इस तरह से ये है हमारा प्रबोधन और प्रबोधन की विशेषताएं। अब इसके बाद जो आने वाला है हमारा वो है प्रबोधन के प्रभाव, अर्थात किस तरह से जो चिंतक है उनका क्या प्रभाव पड़ता है, किस पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय।